चलो यार, अब एक बार सब लोग साथ में रिवीजन करते हैं, फिर आगे की बात करेंगे। चलिए, यस पीपल, तो हमने इस चैप्टर के पार्ट ए से शुरुआत किया था। ये पार्ट ए की शुरुआत में यारों, ये पार्ट ए की शुरुआत में मैं इनको रिमूव कर देता हूं, गणराज को। नहीं, अरे क्या होता है यार, कुछ नहीं होता, इधर आओ। चलिए यार, so now we are starting the revision of part A of Depositories Act। इसका पार्ट ए काफी आसान है। इस पार्ट ए के 7-8 क्वेश्चन से इनको आंसर करते हैं, बात खत्म हो जाती है। What are the functions of issuer? Functions of issuer की अगर हम बात करते हैं, 5 फंक्शन मिलते हैं। सबसे पहला मिल जाता है हमको, साथ में आप लोग बोल सकते हैं, डीमटेरियलाइजेशन, रीमटेरियलाइजेशन, रिकंसिलिएशन ऑफ बेनिफिशियल होल्डिंग, कंफर्मेशन ऑफ बेनिफिशियल होल्डिंग, एंड द लास्ट वन इज कॉर्पोरेट एक्शन। ये हो गया फंक्शंस ऑफ इश्यूअर। चलिए, इश्यूअर फंक्शंस ऑफ इश्यूअर आते हैं, डीमटेरियलाइजेशन, रीमटेरियलाइजेशन, कंफर्मेशन ऑफ बेनिफिशियल होल्डिंग, रिकंसिलिएशन ऑफ डिपॉजिटरी होल्डिंग, एंड कॉर्पोरेट एक्शन, जैसे कि राइट बोनस इशू। ये ठीक है, इजी। उसके बाद व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ डिपॉजिटरी मोड? डिपॉजिटरी बेनिफिट, elimination of bad deliveries, elimination of all risk associated with physical shares, elimination of problem with respect to change of address, elimination of problem relating to transfer of shares on behalf of minor, thereafter immediate transfer and registration, faster disbursement of non-cash corporate benefit, and reduction of brokerage. Yes, देखते हैं हमको आराम से। elimination of bad deliveries, elimination of all risk associated with physical shares, elimination of problems relating to change of address of investor, transmission, elimination of problem relating to selling securities on behalf of minor, faster disbursement of non-cash corporate benefits, immediate transfer and registration of security, and reduction of brokerage by many brokers for trading in demat securities. Super wonderful. फिर आता है characteristics of DP। characteristics of DP की अगर हम बात करें, सबसे पहले 3 तो हमें याद आ जाने चाहिए, acts as an agent of depository, consumer interface, and acts as securities bank। उसके बाद में उसके फीचर्स चालू हो जाते हैं। तो फीचर्स में अकाउंट ओपनिंग, डीमटेरियलाइजेशन, रीमटेरियलाइजेशन, ट्रांसमिशन, नॉमिनेशन, इलेक्ट्रॉनिक सेटलमेंट, प्लेज हाइपोथिकेशन, ऑफ मार्केट ट्रांसफर, इलेक्ट्रॉनिक सेटलमेंट, ऐसे बहुत सारे पॉइंट्स मिलते हैं। देखते हैं स्क्रीन पे हम। ट्रांसमिशन, नॉमिनेशन हो गया था हमारा, एक्सेस एजेंट हो गया, कस्टमर इंटरफेस हो गया, सिक्योरिटी बैंक हो गया, अकाउंट ओपनिंग हो गया, डीमटेरियलाइजेशन, रीमटेरियलाइजेशन हो गया, इंस्टेंट ट्रांसफर पे आउट, इंस्टेंट ट्रांसफर पे आउट, इंस्टेंट ट्रांसफर पे आउट। अकेले जब रिवीजन करते हो तभी खुद से बोलो, फिर वो मिला अरे ये पॉइंट मैंने नहीं बोला था, उसको 3-4 बार बोलो, तब जाके याद होता है। आप सिंपल रीड करके पढ़ते रहोगे तो फायदा नहीं होगा, अकेले में बोलना होता है पहले। इंस्टेंट ट्रांसफर पे आउट, एनेबल्स ऑफ मार्केट ट्रांसफर, सेटल्स ट्रेड इन इलेक्ट्रॉनिक सेगमेंट, प्लेज एनफोर्समेंट, मोर और लेस हमने सब याद कर लिए थे। इसके बाद में आता है फंक्शंस ऑफ डिपॉजिटरी। डिपॉजिटरी की फंक्शंस की अगर हम बात करते हैं, यस, डीमटेरियलाइजेशन, रीमटेरियलाइजेशन, रीपर्चेज ऑफ यूनिट्स ऑफ म्यूचुअल फंड हो गया। उसके बाद में ट्रांसमिशन, नॉमिनेशन, इलेक्ट्रॉनिक सेटलमेंट, फ्रीजिंग ऑफ अकाउंट्स, प्लेज हाइपोथिकेशन। अब तो धीरे धीरे प्लेज हाइपोथिकेशन जीरा जैसे हो गए, राइट? आलू हर जगह जा रहा है, फिर जीरा भी जा रहा है, मटर भी आ रहा है, तो हमारा ट्रांसमिशन, नॉमिनेशन, ये पॉइंट्स इस चैप्टर में हर जगह पे जाते हैं। तो बस एक बार आपको समझ में आ गया ना तो मस्ती से करते हो। चलो देखते हैं। डीमटेरियलाइजेशन, रीमटेरियलाइजेशन, रीपर्चेज, रिडम्पशन ऑफ यूनिट्स ऑफ म्यूचुअल फंड, इलेक्ट्रॉनिक सेटलमेंट ऑफ ट्रेड, ओके, प्लेजिंग, हाइपोथिकेशन ऑफ डीमैट सिक्योरिटीज, इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट ऑफ सिक्योरिटीज अलॉटेड इन पब्लिक इशू, इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट कर देते हैं फ्रेश इशू का, ओके, रिसीट ऑफ नॉन कैश कॉर्पोरेट बेनिफिट, हाँ वो भी यहां पे कर देते हैं, फ्रीजिंग ऑफ अकाउंट, नॉमिनेशन, सर्विस रिलेटिंग टू चेंज ऑफ एड्रेस, ट्रांसमिशन एंड अदर फैसिलिटीज भी यहाँ पे दी जाती है। तो ऐसे बहुत सारे फंक्शंस हो जाते हैं, काफी आसान है। अब अगर हम हमारे चार्ट में बात करते हैं तो चार्ट के अंदर इसके बाद में और क्वेश्चन दिखते हैं हमको। व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ डीमटेरियलाइजेशन, प्रोसेस ऑफ रीमटेरियलाइजेशन। सर आप ओपन भी मत करो, ठीक है, फिर भी कर लेते हैं। व्हाट आर द स्टेप्स ऑफ डीमटेरियलाइजेशन, रीमटेरियलाइजेशन। सबसे पहला स्टेप हो जाता है डीमटेरियलाइजेशन। रुको, व्हाट इज डीमटेरियलाइजेशन ये भी पढ़ लेते हैं। आसान भाषा में डीमटेरियलाइजेशन रिफर्स टू प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ फिजिकल शेयर्स इनटू इलेक्ट्रॉनिक शेयर्स। बट हम मॉड्यूल की लैंग्वेज में लिखते हैं तो मॉड्यूल ऐसा बोलता है, इट इज अ प्रोसेस बाय विच द फिजिकल शेयर सर्टिफिकेट्स आर टेकन बैक बाय द कंपनी एंड इक्विवेलेंट नंबर ऑफ सिक्योरिटीज आर क्रेडिटेड इन हिज डीमैट अकाउंट, इलेक्ट्रॉनिक अकाउंट। काफी आसान, सेम ही है। उसके बाद में आता है रीमटेरियलाइजेशन। तो उन्होंने सिंपल लिखा है, रीमटेरियलाइजेशन रिफर्स टू द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक शेयर्स इनटू फिजिकल शेयर्स। वंडरफुल। अब प्रोसेस पे आता है। फिजिकल शेयर की अगर मैं बात करता हूं, डीमटेरियलाइजेशन की बात करता हूं, इन्वेस्टर ओपन्स अकाउंट विद, इन्वेस्टर फिल्स
Dematerialization request form, investor submits dematerialization request form along with share certificate. लॉन्च कर दिया. अब आ गया डीपी के पास है सब कुछ. डीपी intimates the depository, depository intimates the issuer. DP forwards the share certificate and the dematerialization request form to the issuer. Issuer checks and the issuer confirms to the depository. Depository credits the demat account with the security. Are we understanding? काफी आसान. Rematerialization. Issuer fills rematerialization request form, submits rematerialization request form with DP. The request is entered into the system and the securities are blocked. Then DP intimates the depository. DP forwards the rematerialization request form to the issuer. Fresh share certificates are printed and given to the investors, and then issuer confirms the depository. Depository debits the securities in the demat account of the investor. So easy. जबरदस्त. उसके बाद में आता है what is ISIN? इंटरनेशनल सिक्योरिटीज आइडेंटिफिकेशन नंबर. ISIN का फुल फॉर्म दूसरा. IS इंटरनेशनल मतलब इट इज यूज वर्ल्ड वाइड. सिक्योरिटीज आइडेंटिफिकेशन मतलब अलॉटेड टू एवरी सिक्योरिटी, बी इट शेयर्स, इक्विटी शेयर्स, बॉन्ड्स, प्रेफरेंस शेयर्स, एनी सिक्योरिटी होगा उसको इशू किया जाएगा आपका ये नंबर. उसके बाद में अ सिक्योरिटी कैन बी यूनिकली आइडेंटिफाइड. तो ये तो इंटरनेशनल सिक्योरिटीज आइडेंटिफिकेशन नंबर. तो हर एक अल्फाबेट से एक एक पॉइंट आता है. इंटरनेशनल सिक्योरिटीज आइडेंटिफिकेशन नंबर पहले फुल फॉर्म आ गया. फिर इंटरनेशनल मतलब यूज वर्ल्ड वाइड. सिक्योरिटी मतलब अलॉटेड टू एवरी सिक्योरिटी. आइडेंटिफिकेशन मींस इट इज अ यूनिक नंबर अलॉटेड टू एवरी सिक्योरिटी. तो याद आ गया. उसके बाद में 3 पॉइंट याद रखने पड़ते हैं हमें सिंपल. टू फैसिलिटेट क्लियरिंग एंड सेटलमेंट प्रोसीजर. कि ये क्यों किया था? ताकि क्लियरिंग और सेटलमेंट फास्ट हो सके, हम आइडेंटिफाई फास्ट कर पाए. अरे जैसे कि आप कभी पेंट खरीदने जाओगे किसी शॉप पे, तो आप देखोगे हर एक पेंट का एक नंबर होता है, कोड होता है, 4 डिजिट कोड समथिंग. यू हैव टू टेल दिस कोड, फिर वो पेंट आता है. अदरवाइज आपके बोलोगे ब्लू वाला, ब्लू में डार्क वाला. अरे 25 शेड ब्लू के समझाओगे कैसे? अरे ब्लू में ऊपर से तीसरा, और देख उसको, उसका एक फोटो भी. अरे सो इट इज गोइंग टू बी सो डिफिकल्ट. नॉट सिंपल. ब्लू में 1314 वो समझेगा, 1314 का डिब्बा आ जाएगा. इसीलिए सिक्योरिटीज में इट इज सो डिफिकल्ट. अरे ये वाला शेयर रिलायंस में कौन सा वाला है ये? अरे अदानी का कौन सा? इतना कॉम्प्लिकेटेड है शेयर मार्केट. उन्होंने कहा हर एक सिक्योरिटी को एक नंबर देते तो उसको आइडेंटिफिकेशन, क्लियरिंग, सेटलमेंट फास्ट हो जाएगा. इट इज अ 12 डिजिट अल्फा न्यूमेरिक नंबर व्हिच हैज कंट्री कोड, सिक्योरिटी आइडेंटिफिकेशन नंबर एंड इवन चेक डिजिट, ISIN नंबर. उसके बाद में आ जाता है हाउ टू ओपन डीमैट अकाउंट. आपको जाना है डीबी के पास, उसको देना है एप्लीकेशन फॉर ओपनिंग डीमैट अकाउंट अलोंग विद केवाईसी. अब वो जाएगा सेंट्रल केवाईसी रजिस्ट्रेशन एजेंसी के पास में. वहां पे आपकी 4 चीजें होगी. आपको देना है पैन, एड्रेस प्रूफ, हम मन में आधार बोलते हैं बट बोलेंगे एड्रेस प्रूफ. उसके बाद में कैंसिल चेक और आपका होगा इन पर्सन वेरिफिकेशन. इसके बाद में आपका डीमैट अकाउंट ओपन कर दिया जाएगा एंड यू विल गेट 3 थिंग्स. यू विल गेट द फर्स्ट थिंग इज राइट एंड ऑब्लिगेशन, क्लाइंट मास्टर रिपोर्ट, क्लाइंट मास्टर रिपोर्ट, इसका एक्सेस मिलता है आपको. और लास्ट DIS बुकलेट, डिलीवरी इंस्ट्रक्शन स्लिप का बुकलेट मिलता है. और ये मिल गया, आपका डीमैट अकाउंट ओपन हो चुका है. उसके बाद में हाउ कॉर्पोरेट बेनिफिट्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड. इफ द कॉर्पोरेट बेनिफिट्स आर कैश कॉर्पोरेट बेनिफिट्स, दे आर गिवन डायरेक्टली टू द बैंक अकाउंट ऑफ द इन्वेस्टर्स बाय द इशुअर. If the benefits are non-cash corporate benefits, then they are given by the issuer to the depository and depository credits the shares in the demat account of the investors. Very easy. How fresh issue is done in electronic mode? के fresh shares कैसे issue किए जाते हैं? You first open demat account. You give your DP ID and client ID. ठीक है? At the time of application of shares. Thereafter the issuer gives a list of allottee to the depository and then the depository allots the shares as per the list of allotment. Investor opens account with DP, submits application with option to hold in DP ID and client ID, registrar uploads the list of allottee, depository credits the allottee's account with DP. कितना सिंपल है, कुछ है ही नहीं. एंड दिस इज पार्ट ए ऑफ दिस पर्टिकुलर चैप्टर. तो इस पर्टिकुलर चैप्टर के पार्ट ए में बस यही कुछ सवाल आते हैं, और ये कुछ सवाल अगर आपके हो चुके हैं तो इस चैप्टर का पार्ट ए इज कंप्लीटेड. आर वी गुड हियर? चलो, इसके बाद में आता है इस चैप्टर का पार्ट बी. वो है वड्डा वड्डा पार्ट. अभी केयरफुल रहना है. इस चैप्टर का पार्ट भी यहां से शुरू हो जाता है. उसमें सबसे पहला आता है ऑब्जेक्टिव्स. देयर आर 5 ऑब्जेक्टिव्स ऑफ डिपॉजिटरीज एक्ट. सबसे पहला ऑब्जेक्टिव है लीगल बेसिस. यू हैड टू क्रिएट अ लीगल बेसिस फॉर एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द बेनिफिशियल द इलेक्ट्रॉनिक शेयर्स एंड सो दैट यू कैन ट्रांसफर इलेक्ट्रॉनिक शेयर्स. तो ये जो है इसका आपको लीगल बेसिस एस्टेब्लिश करना था. देन यू हैड टू स्टार्ट द प्रोसेस ऑफ डीमटेरियलाइजेशन एंड यू हैड टू गिव एवरीवन एन ऑप्शन टू होल्ड शेयर्स इन फिजिकल फॉर्म और डीमैट फॉर्म. Then you wanted your securities to be fungible, freely transferable and without stamp duty. तो इसके लिए आपने ये सब किया था. आते हैं
ऑब्जेक्टिव्स पे, अ लीगल बेसिस फॉर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ डिपॉजिट टू कंडक्ट द टास्क ऑफ मेंटेनेंस ऑफ ओनरशिप रिकॉर्ड एंड चेंज इन ओनरशिप रिकॉर्ड। तो एक लीगल बेसिस था ताकि ओनरशिप रिकॉर्ड मेंटेन किया जा सके, ओनरशिप रिकॉर्ड चेंज किया जा सके। सेकंड, डीमटेरियलाइजेशन, और हर एक को ऑप्शन देंगे वो होल्ड कर सकता है जैसे चाहे। और तीन चीजें करना था सिक्योरिटी को, फंजिबल, फ्रीली ट्रांसफरेबल, स्टैम्प ड्यूटी फ्री। डन, ऑब्जेक्टिव। उसके बाद में डेफिनेशंस, ठीक है, सर्टिफिकेट कमेंसमेंट और एस्टेब्लिशमेंट पूरा। अब इसके अंदर अगर किसी भी कंपनी को अगर डिपॉजिटरी बनना है तो उस कंपनी को सबसे पहले हैज टू बी रजिस्टर्ड एज अ कंपनी, मिनिमम नेटवर्थ हैज टू बी 100 CR एंड देन 1 और मोर DP भी होना चाहिए। ठीक है सर, ये सब है। उसके साथ ही साथ में यू हैव टू कंप्लाई विद डिपॉजिटरीज एक्ट एंड डिपॉजिटरीज रेगुलेशन एंड यू हैव टू गेट योर बायलॉज अप्रूव्ड बाय सेबी। ये सब है, ठीक है। अब आप एप्लीकेशन दो, स्टेप 1 पूरा रेडी है, देन यू गिव एप्लीकेशन टू सेबी फॉर रजिस्ट्रेशन अंडर सेक्शन 12(1)(a) ऑफ सेबी एक्ट। इसके अंदर आपने एप्लीकेशन दे दिया, सेबी को सब कुछ ठीक लगा तो सेबी ने आपको रजिस्ट्रेशन ग्रांट भी कर दिया। उसके बाद में सिर्फ रजिस्ट्रेशन मिलने से आप बिजनेस चालू नहीं कर सकते, यू नीड अ सर्टिफिकेट फॉर commencement of business. उसके लिए सेबी should be satisfied that you have adequate system and safeguard to prevent manipulation of record and transaction. So if SEBI is satisfied that depository has adequate system and safeguard to prevent manipulation of records and transaction, only then SEBI will give a certificate for commencement of business. ठीक है साहब, ये टॉपिक हो जाता है। इसके बाद में आता है आपका राइट ऑब्लिगेशन ऑफ डीपी डिपॉजिटरी इश्यूर बेनिफिशियल ओनर। इसके अंदर बहुत ज्यादा कुछ दे नहीं रखा है, इन्होंने क्या बोल रखा है कि एक अग्रीमेंट होगा डिपॉजिटरी और डीपी के बीच में, थम्स अप सर, एक अग्रीमेंट तो होगा इसे। उसके बाद में सर्विस ऑफ डिपॉजिटरी, किसी को भी अगर डीमैट अकाउंट ओपन करना है तो वो जाएगा डीपी के पास में, तो सारी सर्विसेज ऑफ डिपॉजिटरी विल बी ऑब्टेन थ्रू डीपी। उसके बाद में सरेंडर ऑफ सिक्योरिटी सर्टिफिकेट, ये हो गया कि कभी भी किसी भी व्यक्ति को डीमटेरियलाइजेशन करवाना है तो वो करवा सकता है। एंड रजिस्ट्रेशन ऑफ ट्रांसफर ऑफ सिक्योरिटी डिपॉजिटरी, अगर आपने स्टॉक एक्सचेंज से भी शेयर्स खरीदे तो भी वो डिपॉजिटरी आपका ट्रांसफर कर देगी। कुछ बहुत ज्यादा टॉपिक इसमें नहीं था। उसके बाद में ऑप्शन टू रिसीव सिक्योरिटी सर्टिफिकेट और होल्ड सिक्योरिटी विद डिपॉजिटरी, ये अपने ने डिटेल में पढ़ा था कि अब जब भी कंपनी शेयर्स इशू करेगी आपको चॉइस मिलती है, आप शेयर या तो डीमैट में खरीद ले लो या फिर फिजिकल में ले लो। लेकिन अगर कंपनी पब्लिक इशू कर रही है तो कंपलसरी कंपनी शेयर्स कैसे देगी, डीमैट में। बट यू विल ऑलवेज हैव अ चॉइस कि जो डीमैट मिला उसको आप कन्वर्ट कर सकते हो किसमें, फिजिकल में। सेंट्रल गवर्नमेंट स्पेसिफाई कर देता है कौन सी कंपनीज की सिक्योरिटी जो कंपलसरी डीमैट में ही ट्रेड होंगे। फिर एक चार्ट है जो हमें ध्यान होना चाहिए, वो चार्ट ये कहता है कि अगर प्राइवेट कंपनी है तो फिजिकल में आप इशू भी कर सकते हो, ट्रांसफर भी। पब्लिक कंपनी है तो इशू भी होगा डीमैट में, ट्रांसफर भी होगा डीमैट में। लिस्टेड कंपनी है, इशू, ट्रांसफर, ट्रांसपोजिशन, ट्रांसमिशन सब होगा ओनली इन डीमैट फॉर्म। बहुत ही भारी। इसके बाद में आ जाता है हमारा रेस्ट्रिक्शन, वहीं पे हमने कवर कर लिया। रिक्वायरमेंट प्रमोटर ग्रुप के सारे शेयर्स होने चाहिए किस फॉर्म के अंदर, डीमैट फॉर्म के अंदर। ये फंजिबिलिटी क्या है, फंजिबिलिटी इज गिवन अंडर सेक्शन 9 of SEBI of Depositories Act 1996. Fungibility means the shares shall be interchangeable. It means once you have submitted the shares in the depository, you loses the right to get the exact same share certificate back. It is like withdrawing money from bank account without worrying about the distinctive number. उसके बाद में राइट ऑफ डिपॉजिटरी एंड बेनिफिशियल ओनर, सिंपल है कि डिपॉजिटरी बेनिफिशियल ओनर के राइट होते हैं कि सारे के सारे बेनिफिट्स जो हैं वो किसको मिलेंगे, शेयर के, बेनिफिशियल ओनर के। डिपॉजिटरी इज मियरली द रजिस्टर्ड रजिस्टर ऑफ बेनिफिशियल ओनर, डिपॉजिटरी विल मेंटेन अ रजिस्टर ऑफ बेनिफिशियल ओनर, ताकि कंपनी को कभी भी चाहिएगा तो वो उनसे मांग सकें। दे हैव टू मेंटेन द रजिस्टर अलोंग विद इंडेक्स। फर्निशिंग इन्फॉर्मेशन रिकॉर्ड बाय डिपॉजिटरी एंड इशूअर, तो जब भी कोई इन्फॉर्मेशन मांगेगा इशूअर तब डिपॉजिटरी उसको देगा, जब डिपॉजिटरी मांगेगा तो इशूअर उसको देगा। ऑप्शन टू ऑप्ट आउट इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी सिक्योरिटी, अगर कभी भी आपके पास सिक्योरिटीज होल्ड कर रहे हो और आपको ऑप्ट आउट करना है, ये रीमटेरियलाइजेशन से बड़ा है कि मेरा डीमैट अकाउंट ही बंद करो, तो यू मेक एन एप्लीकेशन टू डिपॉजिटरी थ्रू डीपी, डिपॉजिटरी क्लोजेस योर अकाउंट, debits all the securities in your demat account, and then they order issuer to issue you physical share certificate. The issuer has to ensure that they are issuing physical share certificate within 30 days. Depository will indemnify loss in certain cases. कभी भी अगर डीपी या डिपॉजिटरी के कारण आपको कुछ भी नुकसान हो गया तो the loss will be reimbursed, will be indemnified by depository. अगर सर डिपॉजिटरी के कारण हो तो डिपॉजिटरी इंडेमनिफाई करेगा, डीपी के कारण हुआ तो भी डिपॉजिटरी इंडेमनिफाई करेगा, बस वो डीपी से रिकवर कर सकता है। उसके बाद में आता है पावर ऑफ सेबी, 3 पावर है, पावर टू कॉल फॉर इन्फॉर्मेशन और इंक्वायरी, पावर टू गिव डायरेक्शन एंड पावर टू मेक रेगुलेशन। इन्फॉर्मेशन और इंक्वायरी किसके ऊपर ऑर्डर कर सकते हैं, 4 लोगों पर। अरे हमारे गेम में 4 ही तो लोग हैं, इन्वेस्टर, बेनिफिशियल ओनर, डीपी, डिपॉजिटरी, इशूअर। डायरेक्शन भी ऑर्डर कर सकते हैं लेकिन 3 ही लोगों के लिए डायरेक्शन होता है, इशूअर, डिपॉजिटरी, डीपी, because it is for the interest of
investor. And to make regulation, they can do a lot of things to make regulation, but for all of these things, they've already made a regulation. The name of the regulation is SEBI Depository and Participant Regulation 2018. तो लाइफ इज इजी. फिर आती है पेनल्टी. पेनल्टी सबकी सेम, कोई लोड लेने की बात नहीं है. पेनल्टी का सबसे पहले कह दिया इन्होंने कि अगर जो नॉर्मल बहुत सारी पेनल्टी है तो फिर उसका अंदर कितना हमारा ऊपर इतने सारे ऑफेंसेस के लिए क्या पेनल्टी होगी. मिनिमम 1 लाख which may extend up to 1 lakh per day up to 1 crore. Contravention where no separate penalty has been given 1 lakh to 1 crore. और अगर आपने क्या failure to conduct business in a fair manner minimum 5 crore which may extend to 25 crore or 3 times of profit made whichever is higher. Similar है. उसके बाद में एडजुडिकेशन सेम जैसे हम लोग पढ़ते हैं वैसे ही ऑफेंस के अंदर अब ये भी सेम रखा है उन्होंने कि आपने कुछ भी गलती कर दी तो और आपने भले वो अबेट किया है किसी को या कुछ भी ऑफेंस किया है तो आपके ऊपर पेनल्टी हो सकती है अप टू 25 करोड़ और 10 ईयर्स और अप टू 10 ईयर्स ऑफ इंप्रिजनमेंट और बोथ. और अगर किसी व्यक्ति ने ये पेनल्टी के ऑर्डर को मान नहीं रहा है तो उसके ऊपर भी पेनल्टी हो सकती है अप टू 25 करोड़ और अप टू 10 ईयर्स ऑफ इंप्रिजनमेंट एंड मिनिमम इंप्रिजनमेंट विल बी 1 मंथ. उसके बाद में कॉन्ट्रोवर्शियल बाय कंपनी सेम टॉपिक आ गया कि अगर कंपनी ने कभी भी कोई भी चीज सेम हमने जो सेबी एक्ट में पढ़ा है कॉपी पेस्ट अगर कंपनी ने कोई भी एक ऑफेंस किया तो उसके लिए हु विल बी लायबल पर्सन इन चार्ज विल बी हेल्ड लायबल. ठीक है. लेकिन अगर पर्सन इन चार्ज प्रूव कर देता है कि मेरे को नॉलेज ही नहीं थी मेरा कंसेंट ही नहीं था तो वो लायबल नहीं होगा. उसके बाद में कंपनी के ऑफिसर कंपनी के सेक्रेटरी कंपनी के मैनेजर डायरेक्टर दे विल बी लायबल फॉर ऑल द ऑफेंसेस इफ एट ऑल या तो उनका कंसेंट था या फिर नेग्लेक्ट से हुआ है. उनके नेग्लेक्ट से हुआ है उनके कंसेंट से हुआ तो दे विल बी हेल्ड लायबल. सेम जो पढ़ा था. कॉग्निजेंस हमेशा कोर्ट डायरेक्टली कॉग्निजेंस नहीं ले सकता. सेबी को या किसी ना किसी को केस फाइल करना पड़ेगा. कॉम्पोजिशन सिर्फ उन चीजों के अंदर कंपाउंडिंग होती है विच आर पनिशेबल विद इम्प्रिजनमेंट और फाइन ओनली. सिर्फ इनके अंदर कंपाउंडिंग होती है. ओनली इंप्रिजनमेंट एंड फाइन एंड इंप्रिजनमेंट में कंपाउंडिंग नहीं होती है. पावर टू ग्रांट इम्यूनिटी सिमिलर चीज होती है कि आपको इम्यूनिटी मिल सकती है अगर आपने कभी भी जाके फुल एंड ट्रू डिस्क्लोजर दिए हैं और आपने वॉलंटरीली आपके ऊपर प्रोसीडिंग स्टार्ट हुए उसके पहले अगर आपने जाके डिस्क्लोजर दिए तो आपको इम्यूनिटी मिलती है. उसके बाद में भी सेंट्रल गवर्नमेंट को अगर लगता है तो आपकी इम्यूनिटी जो है उसको वापस आपसे विड्रॉ कर सकते हैं अगर आपने फॉल्स इन्फॉर्मेशन दिया इनकरेक्ट इन्फॉर्मेशन दिया इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन दी. पावर ऑफ डिपॉजिटरी मेक बायलॉज ये ऊपर हुआ कि डिपॉजिटरी जब चाहे बायलॉज बना सकता है इनमें से किसी भी चीजों के लिए विद द अप्रूवल ऑफ बोर्ड. लेकिन हमने आज हमारे बायलॉज बनाए सेबी को लगता है सेबी जब चाहे हमारे बायलॉज को चेंज भी कर सकता है. बायलॉज किसके लिए बना सकते हो आप. कौन सी सिक्योरिटी है सिक्योरिटी के एडमिशन को लेके डीपी के एडमिशन को लेके डीमटेरियलाइजेशन कैसे होगा रीमटेरियलाइजेशन कैसे होगा सिक्योरिटीज कैसे एडमिट वगैरह होगी डीपी कैसे पार्टिसिपेंट बनेंगे डीमटेरियलाइजेशन कैसे होगा रीमटेरियलाइजेशन कैसे होगा डिविडेंड वगैरह हम कैसे देंगे प्लेज हाइपोथेकेशन कैसे करेंगे. अरे वही तो है हमारा जीरा मटर आलू वगैरह बहुत ही होता है बायलॉज के अंदर भी. और यहाँ पे हमारे चैप्टर का पार्ट 2 खत्म हो जाता है. माय गुडनेस इट्स नॉट सो डिफिकल्ट इट इज वेरी इजी. पार्ट 2 अगर हम सोचे तो एक तरीके से पार्ट 2 इसके अंदर चैप्टर का पार्ट 3 में 2 ही टॉपिक है ऑडिट एंड व्हाट आर द साइबर सिक्योरिटी मेजर्स. ऑडिट की बात करते हैं तो बिना चार्ट के अगर हम देखते हैं पहला ऑडिट होता है रिकंसिलिएशन ऑडिट सेकंड इज इंटरनल ऑडिट थर्ड इज कॉन्करेंट ऑडिट. अगर सबसे पहले ऑडिट की हम लोग बात करते हैं हाँ शो में आपका स्वागत है. ठीक है चलो सबसे पहले ऑडिट की अगर हम लोग बात करते हैं तो सबसे पहला ऑडिट है हमारा रिकंसिलिएशन ऑडिट. इट इज गिवन अंडर रेगुलेशन 76. गधों दूसरी बार बोला इसको याद करो. ठीक है हाथ पे लिख लेना सब लोग अगर याद नहीं हो रहा है तो. रेगुलेशन नंबर 76 ऑफ सेबी डिपॉजिटरीज एंड पार्टिसिपेंट्स रेगुलेशन 2018. एग्जाम में वो सीधा बोलेंगे ऑडिट बताओ रेगुलेशन 76 का और आप तीनों ऑडिट लिख के आ जाओगे. अगर वो 76 का ऑडिट पूछ रहे हैं मतलब दे आर ओनली टॉकिंग अबाउट रिकंसिलिएशन ऑडिट. तो वही 4 सवाल. सबसे पहला इट इज एप्लीकेबल ऑन एवरी इशूअर. इट हैज टू बी कंडक्टेड एवरी क्वार्टर. It can be done by a practicing company secretary, qualified chartered accountant, or a practicing cost accountant. It covers 4 things. First, reconciliation of issued capital with listed capital with capital held with depositories. Second, if any share capital there has been any change in share capital in this quarter. Third, whether in principle approval has been obtained. And fourth, whether dematerialization has taken place within 21 days. If not, specify the reason. ये 4 चीजें कवर. कितना आसान है. फिर आ जाता है हमारा रुक जाओ फिर भी सारी चीजें बहुत आसान एकदम इमीडिएटली दे रखा है ऐसा कैसा. फिर आता है हमारा इंटरनल ऑडिट. इंटरनल ऑडिट में भी सेम 4 चीजें. सबसे पहले एप्लीकेबल ऑन एवरी डीपी ऑफ एनएसडीएल एज वेल एज सीडीएसएल. उसके बाद में आता है कि ये पीरियड 6 मंथ. उसके बाद में कौन कर सकता है सेम प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरी क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट एंड प्रैक्टिसिंग कॉस्ट अकाउंटेंट. उसके बाद में आता है कि कवर्स व्हाट ऑल थिंग्स. अब बहुत सारे पॉइंट है उसमें से वी कैन सिलेक्ट एनी नाइस 6-7 पॉइंट्स. तो अगर हम बात करें सबसे इजी अकाउंट ओपनिंग अकाउंट क्लोजर वंडरफुल. उसके डीआईएस का इशुएंस डीआईएस का एग्जीक्यूशन
मॉडिफिकेशन इन द नेम ऑफ द क्लाइंट, क्लाइंट डेटा मॉडिफिकेशन, प्लेज एंड हाइपोथिकेशन, मार्जिन प्लेज, रीप्लेज, सबसे इजी पॉइंट सी वाले बन जाते हैं। आपकी इच्छा कि आपको 6-7 पॉइंट्स याद रखना है। और इसके बाद में आखिरी आता है हमारा कॉनकरेंट ऑडिट। कॉनकरेंट ऑडिट इज एप्लीकेबल ऑन डीपी ऑफ NSDL. It is to be done concurrently throughout, regularly आपको करते रहना है इसको. It has to be done by same practicing company secretary, qualified chartered accountant और practicing cost accountant. It covers two things: issuance of DIS and verification of DIS. टिंग टिंग टिंग. और इसके साथ में आखिरी टॉपिक आता है क्या क्या साइबर सिक्योरिटी मेजर्स हैं जो कि लिए गए हैं आज तक सेबी ने. 5. पहला, साइबर ऑडिट हैज टू बी डन वंस इन अ ईयर. कंपल्सरली साइबर ऑडिट करना वंस इन अ ईयर. उसके दूसरे का नाम देखो क्या है, vulnerability assessment and penetration test has to be done once in a year. ठीक है, ये कर लिया. उसके बाद में हमको सर्टिफिकेट लेना है. हमारे कंपनी के सीईओ सीएफओ इन लोगों से हमें एक सर्टिफिकेट लेना है दैट ऑल द कंप्लायंसेस, ऑल द कंडीशंस, ऑल द सर्कुलर्स विद रिस्पेक्ट टू साइबर सिक्योरिटी हैव बीन कंप्लाइड. उसके बाद में अप टू डेट रखना है हमको हमारे इन्वेंट्री के रिकॉर्ड्स को. और एक लास्ट पॉइंट आ जाता है हमारा, वी हैव टू क्लासिफाई, आइडेंटिफाई एंड क्लासिफाई आवर क्रिटिकल असेट्स. दैट इज इट. एंड ये हो जाता है टॉपिक का पूरा कंप्लीट. इतना सुंदरता से टॉपिक याद हो जाना चाहिए आपको कि आज आप घर जाएं, सिर्फ ओवरव्यू देखो, कुछ मत देखो, सिर्फ ओवरव्यू देखो. और ओवरव्यू से आपको पूरा चैप्टर याद हो रहा है कि नहीं हो रहा है. अगर ओवरव्यू से आपको पूरा चैप्टर याद हो रहा है, फिर एक दो चीजें याद नहीं रह रही है, तो सिर्फ उसको सर्कल करके देखो कि अरे हाँ यार, सिर्फ एक दोनों चीजें नहीं थी, बाकी सब तो हमें याद रह रहा है.